Hello everyone. Today I will talk on the production technology of cucumber in protected structures. यानी कि कुकुम्बर की खेती संरक्षित खेती में किस तरह से की जाए इसके बारे में बात करूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुकुम्बर की प्रोडक्शन हाईटेक पॉली हाउस के अंदर कि किस तरह से कुकुम्बर की एक लग्जूरियस क्रॉप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो की गई है। शुरू करती हूँ इंट्रोडक्शन। कुकुम्बर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस में इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जनरली 3 क्रॉप कुकुम्बर की हम ले सकते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज में, जिन्हें कि आप ग्रीन हाउस कहते हैं अंडर द इंडियन कंडीशंस। कुकुम्बर एक ऐसी क्रॉप है जिसे 3 बार एक ही पॉली हाउस में ग्रो किया जा सकता है। देन अराउंड द ईयर सप्लाई ले सकते हैं हम कुकुम्बर की फॉर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सबसे पहले पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की बात करती हूँ कि पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर क्या होता है। पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर एक इस तरह का कुकुम्बर है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है और कुकुम्बर जो है इस तरह के कुकुम्बर को पॉलिनेशन की नीड नहीं होती। तो जनरली जो पॉली हाउस के अंदर कुकुम्बर ग्रो किया जाता है वो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर रहता है और फीमेल फ्लावर्स होने का मतलब है कि डायरेक्ट सीड फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। द सीड ऑफ पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर्स कॉस्ट मोर देन ऑर्डिनरी कुकुम्बर सीड, but the germination or sprouting rate is higher and the chances for disease or pest problems is greatly less. पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की जो कॉस्ट है, उसके जो सीड्स की कॉस्ट रहती है वो जनरली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल सीड रहता है, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर में डिजीज़ की प्रोलिफरेशन और पेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होती है। Then third point about the Parthenocarpic cucumber, if pollination does occur, the fruit will form seeds and the shape of the fruit will be distorted and a bitter tasting fruit will develop. It is therefore essential to prevent bees and other pollinators from entering the greenhouse and carrying pollen from outdoor gardens. अगर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में इस बात का ध्यान दिया जाए कि कोई भी बाहर से बी की एक्टिविटी ना हो या अन्य किसी प्रकार का पॉलिनेटर जो कि इंसेक्ट हो सकता है या फिर हवा भी एक पॉलिनेटर की तरह काम करती है, तो अगर इस तरह की एंट्री को बैन किया जाए तो कुकुम्बर में बिटर फ्रूट्स जो कि कड़वे फ्रूट्स होने की जो संभावना होती है वो कम होती है, क्योंकि अगर बीज की एक्टिविटी होगी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर तो सीड्स की फॉर्मेशन होगी फ्रूट में और जिसकी वजह से फ्रूट की शेप डिस्टॉर्टेड यानी कि फ्रूट की शेप जो है प्रॉपर नहीं होगी और फ्रूट का जो टेस्ट रहेगा वो कड़वा टेस्ट होगा। इसीलिए आउटडोर से प्रिवेंट करना है ग्रीन हाउस में किसी भी प्रकार के पॉलिनेटर को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की प्रोडक्शन के लिए अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। देन यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर, यानी कि फीमेल फ्लावर में ओवरी अटैच है और ओवरी जो है एक फ्रूट की फॉर्मेशन करती है और जो मेल फ्लावर रहता है वहाँ पर सिर्फ फ्लावर ही रहेगा और जो ओवरी होगी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो यानी कि फीमेल फ्लावर जो है वो डायरेक्ट फ्रूट सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुकुम्बर में 3 तरह की वैरायटीज़ रहती है। सबसे पहले फ्लावरिंग हैबिट पे बात करती हूँ तो सबसे पहले गायनोशियस आता है। गायनोशियस का मतलब है उस तरह की वैरायटीज़ जो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स की ही प्रोडक्शन करेंगी। देन प्रीडोमिनेंटली गायनोशियस यानी कि कुछ मेल फ्लावर्स भी कुकुम्बर में देखने को पाए जाएंगे। देन मोनोशियस का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों की प्रोडक्शन होगी। तो जो पहले 2 टाइप्स हैं वो पार्थिनोकार्पिक को लीड करते हैं, यानी कि और जो मोनोशियस है वो सिर्फ जो है दोनों तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो मोनोशियस में पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन
पहले 2 टाइप्स जो कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से कुकुम्बर को यदि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर रेस करना है तो सबसे पहले फ्लावरिंग हैबिट का, उस पर्टिकुलर वैरायटी की फ्लावरिंग हैबिट का पता होना बहुत ही आवश्यक है। देन क्लाइमेट और सॉइल की बात करती हूँ कि किस तरह का सॉइल और क्लाइमेट चाहिए होता है कुकुम्बर की कल्टीवेशन के लिए। तो कुकुम्बर एक सेमी ट्रॉपिकल वेजिटेबल है, यानी कि अच्छी लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और बेहतर फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन अंडर द फेवरेबल और स्टेबल एनवायरमेंटल न्यूट्रिशनल कंडीशंस द पेस्ट रिमेन अंडर कंट्रोल एंड प्लांट्स ग्रो रैपिडली, प्रोड्यूसेस हैवीली। तो कुकुम्बर में अगर स्टेबल एनवायरनमेंट यानी कि एक अच्छा टेम्परेचर, अच्छी लाइट और अच्छी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी जो कि प्लांट के लिए आवश्यक है, तो उससे प्लांट्स में पेस्ट की जो प्रोडक्शन होने की संभावना है वो बिल्कुल ही कम होगी और प्लांट जो है अच्छी बियरिंग हैबिट शो करेगा। देन cucumber however is more sensitive to temperature which may cause reduction in both growth and yield। तो कुकुम्बर एक ऐसी क्रॉप है जो कि टेम्परेचर के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का कुकुम्बर की क्रॉप के लिए होना अति आवश्यक है। कुकुम्बर एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप है एंड इट कैन नॉट टॉलरेट द फ्रॉस्ट, और फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकती। सो बेटर डेवलपमेंट के लिए लगभग 14 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। देन सॉइल्स की बात करती हूँ कि किस तरह की जो मिट्टी है वो कुकुम्बर की कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है। तो कुकुम्बर की कल्टीवेशन जो है प्रॉपर ड्रेनेज सॉइल में होनी चाहिए, सैंडी लोम्स जिन्हें हम कहते हैं, और जो सॉइल्स हैं वो हैवी सॉइल्स नहीं होनी चाहिए, वेट सॉइल्स नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा कुकुम्बर में जो है जो इसके सॉइल्स की कंडीशंस हैं, सॉइल्स जो हैं जनरली एसिडिक सॉइल्स होनी चाहिए, तभी बेटर रिजल्ट्स क्रॉप से लिए जा सकते हैं। पीएच की बात की जाए तो पीएच लगभग एसिडिक पीएच पे ही मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स को आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि 5.5 से लेके 6.8 तक रहती है। देन प्लांट ग्रोथ हैबिट की बात की जाए कि किस तरह के प्लांट की जो कुकुम्बर का प्लांट है उसकी ग्रोथ हैबिट क्या है, यानी कि कुकुम्बर एक एनुअल वाइन है, वाइन की तरह बियर करता है और इसमें यहाँ पर इसकी जो वाइन रहती है वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं। जनरली अनब्रांच रहता है, लिटरल्स टेंड्रल्स होते हैं, इन्हें आप टेंड्रल्स कहते हैं, जो कि वाइन से बनना स्टार्ट होते हैं और जो लीव्स की फॉर्मेशन करते हैं ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लावर क्लस्टर की फॉर्मेशन या फ्लावर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी लीफ के एक्सिल में। कुकुम्बर के जो प्लांट है जो कि हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में ग्रो करते हैं वो जनरली इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट के होते हैं। इसीलिए कारण है कि जो हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो कि वर्टिकली ग्रो कर रही हैं उन्हें ही ज़्यादातर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की थी टोमेटो की, तो टोमेटो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे उसे ग्रो किया जा सकता है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, और एक हाई रेम्यूनरेटिव वेजिटेबल क्रॉप है क्योंकि एक बहुत ही हाई वैल्यूड वेजिटेबल है और क्योंकि इसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो वर्टिकल है। देन कैप्सिकम की भी सिमिलरली जो ग्रोथ हैबिट है वो वर्टिकल रहती है। इसीलिए इस तरह की वेजिटेबल्स जो कि हमें ज़्यादा वैल्यूड रहती हैं, ज़्यादा रेम्यूनरेटिव रिटर्न देती हैं, उसी तरह की वेजिटेबल्स को हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो करने के लिए कोशिश करते हैं। देन मेन स्टेम और जो टेंड्रिल्स और जिन्हें आप लेटरल्स भी कहते हैं वो फास्ट ग्रो करते हैं कुकुम्बर की वाइन में। कुकुम्बर जो है इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रूनिंग, यानी कि कुकुम्बर में एक सिंगल प्रूनिंग रिक्वायर्ड होती है। प्रूनिंग का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा प्लांट में लीव्स रहेंगे जो प्लांट को एक शेडी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस रहेंगी जो कि प्लांट की लाइट के साथ इंटरसेप्ट कर रही हैं, उस तरह के वाइन्स को, उस तरह के लीव्स को, फ्लावर्स को रिमूव कर देंगे ताकि मैक्सिमम सनलाइट प्लांट में इंट्रोड्यूस करे और एयर की मूवमेंट बेटर हो, तभी एक अच्छा और एक हेल्दी फ्रूट देखने को मिल सकता है। देन
Overripe fruit plants becomes exhausted about the fruits fluctuate widely in productivity with the passage of time. So ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओवर फ्रूटेड प्लांट है तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अबॉर्ट फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्टिविटी जो है फ्लक्चुएट करती हैं इस तरह के प्लांट में. सो रैपिड ग्रोथ, थिक और ब्रिटल स्टेम्स, लार्ज लीव्स, लॉन्ग टेंड्रिल्स, डीप ग्रीन foliage, profusion of fruit and large deep yellow flowers indicate the excessive plant vigor. So ये एक क्राइटेरिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि प्लांट का विगर जो है वो कैसा है. यानी कि अगर प्लांट की रैपिड ग्रोथ हो रही है, जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो रही है और जो स्टेम है वो थिक है, मेन तना जो है वो हल्का नहीं है और उसकी जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े लीव्स हैं, टेंड्रिल्स जो कि वाइन में क्लाइम करने के लिए हेल्प करते हैं, वाइन को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं, तो वो लॉन्ग होने चाहिए. और जो फोलिएज का रंग है यानी कि जो पत्तियों का रंग है वो डीप रहना चाहिए, गाढ़ा रंग होना चाहिए और अच्छे से अच्छे फ्रूट्स की जो है वो प्रोफ्यूजन करे और जो फ्लावर्स का कलर है वो भी डीप होना चाहिए. तो इस तरह का प्लांट इंडिकेट करता है कि उसमें एक्सेसिव प्लांट विगर है, यानी कि उसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी. अब फ्रूट की बात करती हूँ कि फ्रूट जो है बोटेनिकली जो फ्रूट है उसे हम फाल्स बेरी के नाम से जानते हैं और पेपो जो कि राउंड ट्रायंगुलर शेप में होता है और इलांगेटेड रहता है. तो जितने भी शेप है, साइज है और कलर है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर कल्टीवार के ऊपर. अगर इमेच्योर फ्रूट की बात की जाए जहाँ पर क्लोरोफिल की जो डेवलपमेंट है वो कम रहेगी सेल्स में, तो जो ग्रीन रिंड जिसे हम बाहर का छिलका कहते हैं कुकुम्बर का, वो भी बिल्कुल ही हल्का हरे रंग का होगा और जल्दी से जल्दी मैच्योरिटी होने पे येलोइश वाइट हो जाएगा. तो इस तरह से इमेच्योर फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने से हमें रोकना होगा ताकि हम एक अच्छी से अच्छी क्रॉप जो है मार्केट तक पहुंचा सकें. देन फ्रूट की जो कैविटी रहती है उसमें लगभग 3 लॉक्यूल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यूज जिन्हें कि हम प्लेसेंटा कहते हैं फ्रूट का, जहाँ पर सीड्स अटैच रहते हैं तो उसे फ्रूट कहा जाता है. सो कुकुम्बर के जो रेगुलर कुकुम्बर्स होते हैं वहाँ पर एक्चुअल सीड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये रेगुलर कुकुम्बर है तो यहाँ पे एक्चुअली सीड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसे हम सीडेड कुकुम्बर कहेंगे. जबकि इंग्लिश कुकुम्बर्स वो कुकुम्बर होते हैं जो कि सीडलेस रहते हैं, जहाँ पर सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होती. तो इस तरह से हम 2 वेराइटीज़ को, 2 कुकुम्बर के टाइप्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर है और कौन सा सीडेड कुकुम्बर है. सो उसी तरह की वैरायटीज़ को हम पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करते हैं. देन थिक और डीप ग्रीन स्किन जो है वो लाइट ग्रीन स्ट्राइप्स के साथ यहाँ आप देख सकते हैं और जिसके ऊपर रफ सरफेस रहता है और स्ट्रॉन्ग ट्राइकोम्स. तो ये छोटे छोटे उभरे हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है वो ट्राइकोम्स हैं जहाँ पर मैंने कर्सर को रखा हुआ है. और इस तरह के कुकुम्बर की जो स्किन रहती है वो बिटर टेस्ट की होती है, यानी कि कड़वापन पाया जाता है और इस तरह के कुकुम्बर को जनरली पीलिंग करने के बाद ही कंज्यूम किया जाता है. सो ये कुकुम्बर जो है सीडेड कुकुम्बर के नाम से जाने जाते हैं जिन्हें कि हम रेगुलर कुकुम्बर कहते हैं. जबकि जो इंग्लिश कुकुम्बर रहते हैं उनकी जो हाइट रहती है या लेंथ जिसे आप कहेंगे वो लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर की रहती है और यहाँ आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप है और सीडलेस रहते हैं और जो स्किन है वो स्मूथ है एंड रिंकल्स रहते हैं, थोड़े थोड़े उभरे हुए रिजेस जैसे कि आप कहेंगे वो पाए जाते हैं इंग्लिश कुकुम्बर्स में. और जो स्किन होती है वो बिल्कुल ही पतली होती है इस तरह के कुकुम्बर की और यूनिफॉर्मिटी होती है कलर में जो कि ग्रीन रहता है और बिटर नहीं होता, यानी कि इस तरह के कुकुम्बर में कड़वापन नहीं पाया जाता. और इसीलिए यही कारण है कि जो ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कुकुम्बर ग्रो किए जाते हैं जिन्हें कि हम इंग्लिश कुकुम्बर कहते हैं, उन्हें विदाउट पीलिंग भी हम कंज्यूम कर सकते हैं. देन टेम्परेचर की बात की जाए कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए, फ्रूट की ग्रोथ के लिए और फ्रूट की क्वालिटी के लिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
सीड जर्मिनेशन और फ्रूट की जर्मिनेशन के लिए। सो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आगे का टेम्परेचर भी नहीं जाना चाहिए, जो कि हार्मफुल है, एक्सेसिव, जिससे कि फ्रूट में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्रोडक्शन और क्वालिटी जो है इफ़ेक्ट हो सकती है। सो कुकुम्बर के सीड को जर्मिनेट करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दिया जाए। देन अगर एक बार सीड जर्मिनेशन हो गई सीड में, तो हम सीड की जो ट्रे की कवरिंग होती है उसे रिमूव करेंगे और टेम्परेचर को लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतनी लाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो 5 से 7 दिन में इस तरह के कुकुम्बर इस टेम्परेचर पे प्रॉपर ग्रो कर जाते हैं, एक अच्छी हेल्दी सीडलिंग की फॉर्मेशन होती है। अगर सीडलिंग ज़्यादा क्राउडेड हो तो सीडलिंग में इट्यूलेशन, जैसे कि लाइट की या फिर लाइट प्रॉपर ना मिलने की वजह से, शेडी इफेक्ट होने की वजह से जो प्लांट्स हैं, जो सीडलिंग्स रहती हैं कुकुम्बर की, वो ग्रो नहीं हो पाती और वो शेड की तरफ झुक जाती हैं। तो इस तरह के टेम्परेचर जो है कितना इम्पॉर्टेंट है सीड की जर्मिनेशन के लिए, सीडलिंग स्टैंड के लिए, एक बेटर पौध की डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का भी होना बहुत ही आवश्यक है। सो ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इम्पॉर्टेंट है पार्थिनोकार्पे कुकुम्बर की ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर 18 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो ग्रोथ रेट डिपेंड करती है वो क्रॉप की लगभग 24 घंटे का क्या टेम्परेचर है, डे नाइट टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फूड की प्रोडक्शन की बात की जाए, फ्रूट जिसे कि हम कहेंगे, तो नाइट का टेम्परेचर यानी कि रात्रि का जो टेम्परेचर रहता है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन करना है ग्रीन हाउस के अंदर या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। और जो डे टेम्परेचर है वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो इस तरह से ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को अलग अलग टेम्परेचर पे सेट किया जा सकता है, जैसे कि फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए, देन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और सीड की जर्मिनेशन के लिए, बेटर सीडलिंग स्टैंड के लिए। देन नेक्स्ट बात करती हूँ लाइट की, क्योंकि लाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जब भी हम किसी भी क्रॉप को ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है जिससे प्लांट अपना जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज बनाता है, वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। सो कितनी लाइट पड़ रही है, कितना वाटर है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड की से जो है प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ग्रीन पार्ट्स का जो प्लांट पार्ट रहता है वो क्लोरोफिल है, जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है। सो लाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि लाइट जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द फ्रूट डेवलपमेंट। सो लाइट के बारे में बात की जाए कि कितना लाइट होना चाहिए, तो लगभग 250 से 1000 वाट तक पर स्क्वायर मीटर एरिया में कुकुम्बर में लाइट की कंडीशंस रहनी चाहिए और हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए और शेडिंग के इफेक्ट को, यानी कि छायादार कंडीशंस को अवॉइड करना है। अगर प्लांट्स में कुकुम्बर के जहाँ पर खेती की जा रही है संरक्षित स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पर जो प्लांट की डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है अगर लाइट जो है लगभग 100 वाट से कम हो। तो इस तरह से लाइट को मेंटेन करना है। जब विंटर सीज़न यानी कि जब सर्दियों के दिन रहते हैं या फिर रेनी सीज़न की क्रॉप जब हम ले रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, तब हमें अवेलेबल जो लाइट रहती है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो इसलिए हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कुकुम्बर एक ऐसी क्रॉप है जो लगातार शेड कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती। सो इस तरह से लाइट की मैनेजमेंट की जा सकती है ग्रीन हाउस के अंदर। देन अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि आर्द्रता का नाम दिया जाता है, तो कितनी % रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करती हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर।
जितना भी डिजीज़ को डेवलप होने के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल वाटर की कंडीशंस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो अगर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में अंदर प्रॉपर मिल रही है तो जो डिजीज़ का प्रोलिफरेशन है, चांसेस है डेवलप होने का, वो ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स का, वो भी बहुत ही कम होगा। स्पेशली अगर बात की जाए कैल्शियम की, कैल्शियम जो है लीफ के मार्जिन में और फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो कैल्शियम की अगर प्रॉपर से जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम से जो कुकुम्बर की क्रॉप है उससे फेस करना पड़ सकता है। देन अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेजिटेबल्स की जो यील्ड है वो डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के एनरिचमेंट के ऊपर। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, वो लगभग 330 पार्ट्स पर मिलियन रहता है, और जो ग्रीन हाउस के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है 1000 से 1500 ppm तक रहती है। अगर हमें यील्ड को इम्प्रूव करना है तो 20 से 40% तक हम कार्बन डाइऑक्साइड की एनरिचमेंट कर सकते हैं बाय जनरेटिंग और मॉनिटरिंग सम इक्विपमेंट्स। सो इसीलिए अवॉइड किया जाता है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड करने से, क्योंकि वहाँ पर जो CO2 की कंसंट्रेशन रहती है वो एज़ कम्पेयर टू बाहर के जो आउटडोर की कंडीशंस है उससे ज़्यादा रहती हैं। देन किस तरह की वेराइटीज़ को की कल्टीवेशन की जाए। सो मेन क्राइटेरिया जो एक बेस्ट कल्टीवार के लिए रहता है वो है ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। देन प्लांट ग्रोथ की हैबिट, प्लांट की ग्रोथ हैबिट, उसका विगर, फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का शेप यानी कि लेंथ, डायामीटर, शेप, कलर, स्मूथनेस, शेल्फ लाइफ, डिजीज रेजिस्टेंस, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ही कुकुम्बर की प्रोडक्शन और किसी वैरायटी को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया रहता है वो फिक्स होता है। सो कुकुम्बर को जो हम जनरली यूरोपियन टाइप्स की वैरायटी, जिन्हें कि हम सीडलेस कुकुम्बर कहते हैं, गायनोशियस वैरायटी कहते हैं, और पर्टिकुलरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जहाँ पर विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसी तरह की वैरायटीज़ को हम जनरली ग्रो करते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने 3 वेराइटीज़ की बात की थी, मोनोशियस, प्रीडोमिनेटली गायनोशियस एंड काइनोशियस। सो इस तरह से ही हम कुकुम्बर के 3 वेराइटीज़ को ले सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। मोनोशियस वैरायटी जो हैं अवेलेबल हैं इंडिया में, जिन्हें हम ग्रीन हाउस में ग्रो कर सकते हैं, बट वहाँ पर पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है मोनोशियस के लिए फ्रूट सेटिंग के टाइम। सो इम्पॉर्टेंट पार्थेनोकार्पिक वेराइटीज़ जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो हैं सातिस, एलामिर, नन 79729, नन 3019 एंड किरण। कुछ और इम्पॉर्टेंट मोनोशियस वैरायटी जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की प्रोडक्शन हो रही है फ्लावर्स की, सो उस तरह की वैरायटीज़ जो अवेलेबल हैं तो वो हैं जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, प्रिया और पॉइंसेट। पॉइंसेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनोशियस वैरायटी है कुकुम्बर की, जिसे ग्रीन हाउस में लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है इंडियन कंडीशंस में। देन नर्सरी रेजिंग एंड प्लांटिंग, यानी कि किस तरह से एक अच्छी पौध को तैयार किया जाए कुकुम्बर की ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन के लिए। तो जनरली हम सॉइललेस कल्टीवेशन की बात करते हैं, जहाँ पर मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है। तो मिट्टी के बिना जो 3 तरह का मीडियम रहता है वो है कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, जिसे कि 3:1:1 की रेशो में लिया जाता है। और जो प्रोट्रेज का साइज़ रहता है, जो पर्टिकुलरली लार्ज सीडेड क्रॉप्स के लिए प्रोट्रेज रहेंगी, जैसे कि कुकुम्बर के लिए तो वो 50 सेल्ड प्रोट्रेज रहेंगी। तो उन प्रोट्रेज में इस तरह के मीडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, पंक्चरिंग करेंगे प्रॉपर, और लगभग जो साइज़ रहेगा सेल का वो 1 से 1.5 इंच साइज़ रहता है। तो हर एक सीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेल में सिर्फ एक सिंगल सीड को ही सो किया जाएगा, ताकि जो सीडलिंग का स्टैंड है वो यूनिफॉर्म रहे। और इस तरह की सीडलिंग लगभग हफ्ते में यानी कि 1 वीक में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और लगभग
25, 28, 30 दिन तक हम ट्रांसप्लांटिंग की ओर जा सकते हैं अगर सीड सॉइललेस कंडीशंस में हम नर्सरी को रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रूट की डेवलपमेंट होगी और ट्रांसप्लांटिंग के वक्त जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता है प्लांट्स को वो भी कम रहता है। देन स्पेसिंग की बात की जाए कि किस तरह की ग्रीन हाउस कुकुम्बर प्लांट्स में स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुकुम्बर का जो प्लांट है वो हैवी बियरिंग होता है और प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है, लार्ज लीव्स होते हैं। सो जो ऑप्टिमम स्पेसिंग रहती है पर प्लांट वो लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहनी चाहिए। तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो बहुत ही आवश्यक है, एक आइडियल स्पेसिंग होनी चाहिए। और एक रो में one row is planted on one bed and the spacing between the rows is 1.4 to 1.5 meter and 30 centimeter between the plants। तो इस तरह से स्पेसिंग को मैनेज करके एक अच्छी क्रॉप को ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जा सकता है। और देन समर सीजन में दो रोज लेंगे हम एक बेड के ऊपर, तो वहाँ पर जो स्पेसिंग रहती है रोज़ में वो 60 सेंटीमीटर और प्लांट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो बेटर लाइट की अवेलेबिलिटी क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम सिंगल रो प्लांटिंग को ही जनरली प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डबल रो प्लांटिंग ऑन अ सिंगल बेड। सो स्पेसिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि यह प्रोफ्यूज्ड बियरिंग हैबिट की क्रॉप है। देन अबाउट द कल्टीवार्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह के कल्टीवार्स को क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्लांट की ग्रोथ हैबिट पे, फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट शेल्फ लाइफ और जो आपका डिजीज़ का रेजिस्टेंस रहता है। देन अगर हम सीडलेस कंडीशंस में नर्सरी रेज कर रहे हैं तो कितना सीड चाहिए, वो है आपको 600 ग्राम सीड चाहिए अगर 1 हेक्टेयर एरिया के लिए नर्सरी को ग्रो किया जा रहा है। तो पॉलीट्यूब्स, पॉलीटनल्स और इस तरह की जो प्रोट्रेज रहती हैं वहाँ पर इस तरह के क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। देन बात आती है कि कब हम कुकुम्बर को ट्रांसप्लांट करें। तो कुकुम्बर को नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने का सही वक्त होता है जब प्लांट में या जिसे आप सीडलिंग कहते हैं वहाँ पर 2 ट्रू लीफ स्टेज आ जाए। तो ये जो है एक्चुअल स्टेज है ट्रांसप्लांटिंग की। तो इस तरह की जो ट्रू लीफ स्टेज पे ही हम कुकुम्बर को जो सॉइललेस मीडिया है वहाँ ग्रो कर रहे हैं उसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन द ग्रीन हाउस और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट आता है प्लांट की ज्योमेट्री। कुकुम्बर की सीडलिंग्स को जनरली हम जब भी हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो करेंगे तो रेज्ड बेड के ऊपर ही प्लांटिंग की जाएगी और जो रो टू रो स्पेसिंग है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है, वो भी मैंने आपको पहले बताया कि कितना स्पेसिंग रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है स्पेसिंग आपका जो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर है या फिर प्लांट में किस तरह की ट्रेनिंग सिस्टम किया जा रहा है, 1 स्टेम, सिंगल स्टेम और 2 स्टेम पे ट्रेनिंग है या अम्ब्रेला टाइप की कॉर्डन, वी कॉर्डन सिस्टम ट्रेनिंग है। तो इस तरह से प्लांट की ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करता है स्पेसिंग का। अगर सिंगल स्टेम्स ट्रेनिंग की जा रही है जहाँ पर फीमेल फ्लावर्स को भी रिमूव किया जाएगा, पिंच किया जाएगा लगभग 5th नोड से। सपोज कीजिए कि ये कुकुम्बर का प्लांट है, ये एक कुकुम्बर का प्लांट है जहाँ पर ये पहली नोड है, दूसरी, तीसरी, 4th एंड 5th वन। तो यहाँ से जो फीमेल फ्लावर है, यहाँ तक जो फीमेल फ्लावर हैं उन्हें पिंच ऑफ किया जाएगा, यानी उनको रिमूव किया जाएगा ताकि जो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है जिसे कि हम लीव स्टेज कहते हैं वो प्रॉपर हो और एक अच्छा फ्रूट लोड को स्टैंड कर सके, फ्रूट लोड को सस्टेन कर सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग को हम सिंगल स्टेम ट्रेनिंग कहेंगे। तो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर एयर और लाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है इस तरह के ट्रेनिंग सिस्टम में बेटर होती है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कुकुम्बर की क्रॉप। देन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कुकुम्बर। This is the fruiting stage, early transplanting or about 15 or 20 days old transplanted crop, then a heavy or profuse bearing transplanted crop of cucumber under the protected structure.
सो यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम बताए गए हैं, सिंगल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, दिस इज 2 स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, और थर्ड वन इज अम्ब्रेला टाइप ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। देन स्टेकिंग कुकुम्बर की 70 बाय 30 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे किस तरह से एक सिंगल स्टेम पे कुकुम्बर जो कि पार्थिनोकार्पी कुकुम्बर ग्रो किया गया है यहाँ पर, तो उसी की स्टेकिंग कैसे की जाएगी। देन फर्टिगेशन, फर्टिगेशन यानी कि जब हम फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन के साथ शेड्यूल कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से कांस्टेंट फर्टिगेशन कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा पार्थिनोकार्पी कुकुम्बर की, तो वहाँ पर इस तरह का जो फर्टिगेशन शेड्यूल रहता है उसका इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र्स को जो कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो एक अच्छी क्रॉप हमें देखने को मिल सकती है। जनरली हम नाइट्रोजन और पोटाशियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है कुकुम्बर के कल्टीवेशन में, स्पेशली ग्रीन हाउस में, वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। सो कुकुम्बर जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और बहुत स्लो और लेस फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगी अगर नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है इस तरह की क्रॉप में देखने को मिलती है। सो NPK का बहुत ही, और इवन कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रूट की क्वालिटी के लिए, यील्ड के लिए अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशंस। सो फर्स्टली हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग की यहाँ पे बात करूँगी। जैसे कि बहुत तरह के ट्रेनिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि एग्जिस्ट करते हैं कुकुम्बर के क्रॉप के लिए, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ट्रेनिंग सिस्टम का, वो ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करें, और इस तरह की जो सिलेक्शन है किसी सिस्टम की वो डिपेंड करता है कि कैसा ग्रीन हाउस की फैसिलिटी है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, और ग्रोअर्स की क्या प्रेफरेंस है, यानी कि जो भी ग्रोअर ग्रीन हाउस ग्रोअर क्रॉप को ले रहा है उसकी क्या प्रेफरेंस है इस तरह के क्रॉप को लेके। सो या तो प्रूनिंग की जाती है वर्टिकल कॉर्डन सिस्टम टाइप में, वी कॉर्डन जिसे कहा जाता है, और इवन अम्ब्रेला सिस्टम कहा जाता है। तो ये है आपका अम्ब्रेला सिस्टम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने के लिए। सो अम्ब्रेला सिस्टम को डेमोस्ट्रेट करती हूँ कि किस तरह से इसे कॉन्टिन्यूटी में किया जाएगा किसी भी प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले कुकुम्बर की प्लांट को टाई कर दीजिए, बांधिए एक वर्टिकल वायर के साथ। यहाँ पर एक वर्टिकल वायर है जो कि लगभग 7 फीट ऊंचा है। उसके बाद जो भी ग्रोइंग पॉइंट्स रहेंगे इसके ऊपर उसे हम रिमूव कर देंगे। देन एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली, उसके साथ मेन स्टेम को जो है वो टाई अप कर देंगे। देन जितने भी लीफ एक्सिस रहेंगी लेटरल यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अगर जितने भी लेटरल्स डेवलप होंगे उन्हें हम रिमूव कर देंगे, और टॉप के जो 2 लेटरल्स हैं जो कि 7 फीट की हाइट पे हैं उनको रिटेन करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे दोनों की वन टू द अनदर साइड, दोनों की एक दूसरी साइड को ट्रेनिंग करेंगे और इनको ग्रो होने देंगे जो लिटरल ब्रांचेस रहेंगी इस हाइट पे। देन फ्रूट्स जो होंगे इन लेटरल से उनको ही हार्वेस्ट किया जाएगा, और जो भी स्ट्रॉन्ग शूट्स रहेंगी यानी कि जो लेटरल्स रहेंगे उनको रिमूव किया जाएगा स्ट्रॉन्ग शूट से, एंड देन जो सेकंड लेटरल्स हैं वो टेक ओवर करेंगे फर्स्ट लेटरल्स को, और इसी तरह से इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूटी में किया जाएगा, और जिसे कि हम रिन्यूअल सिस्टम भी कहते हैं प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का। सो प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले प्रूनिंग जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डेड या इंजर्ड प्लांट रहता है उसे रिमूव किया जाएगा, जितनी भी अनवांटेड ग्रोथ रहेगी प्लांट में उसको भी रिमूव किया जाएगा। देन जो भी इंजर्ड प्लांट्स रहेंगे, इंजर्ड रूट्स रहेंगे, उनको रिमूव किया जाएगा। तो प्रूनिंग उस तरह के प्लांट में इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी ओल्ड प्लांट को रिजुविनेट करना है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर तब भी प्रूनिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट रोल है लाइट की इंटरसेप्शन, जो कि लीफ कैनोपी से एंटर करती है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट इंट्रोड्यूस करे। सो प्रूनिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है। देन फ्रूट
थिनिंग। फ्रूट थिनिंग यानी कि एक्स्ट्रा फ्रूट्स को रिमूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर किसी भी क्रॉप को, कुकुम्बर की क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लिया जा रहा है, यानी कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही सेट करने हैं पर प्लांट, जो कि ग्रोइंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। और इससे होगा क्या फ्रूट थिनिंग से, कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है और प्लांट का जो साइज़ है, जो फ्रूट का साइज़ रहेगा वो प्रॉपर रहेगा, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट कम होंगे, बट एक साइज़ जो फ्रूट का डेवलप होगा वो सही होगा, और एग्जॉस्ट जो प्लांट रहेगा वो एग्जॉस्ट नहीं रहे होगा एक हैवी बियरिंग्स लोड से। देन फर्टिगेशंस का मैंने बताया कि एक न्यूट्रिएंट्स की सीडलेस कुकुम्बर में न्यूट्रिएंट्स की हाई डोज की किस तरह से रिक्वायरमेंट रहती है। पीक विंटर सीजन में फर्टिगेशन का जो इंटरवल रहेगा वो 10 से 12 दिन का होगा, जबकि समर सीजन में अगर क्रॉप ले रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन के इंटरवल में लेंगे। पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से सीड की सेटिंग होती है, पर जैसे कि मैंने बताया जो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर है वहाँ पर पॉलिनेटर का इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। बट अगर गायनोशियस वैरायटीज़ को कुकुम्बर की ग्रो किया जा रहा है तो वहाँ पर भी ग्रीन हाउस कंडीशंस में पॉलिनेशन नेसेसरी नहीं है। देन हनी बीज को अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मोनोशियस वैरायटीज़ की पॉलिनेशन के लिए, इवन हैंड पॉलिनेशन भी सक्सेसफुल है कुकुम्बर में। सो लगभग अगर 20 की एक्टिविटीज़ से पॉलिनेट किया जा रहा है तो 8 से 10 बीज का विजिट पर फ्लावर इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द लेस नंबर ऑफ विजिट्स बाय अ बी। सो कितना बी हाइव होना चाहिए, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 20,000 बीज होनी चाहिए पर हाइव, तभी ग्रीन हाउस की जो मोनोशियस कल्टीवार है वहाँ पर एक अच्छी यील्ड और एक अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लिया जा सकता है। इसे हम क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर की जाती है, क्योंकि इसका जो मेन डिपेंडेंस है वो है यील्ड के ऊपर। लगभग 3 से 3.5 मंथ की ड्यूरेशन वाली क्रॉप में कितनी जो कुकुम्बर की यील्ड है वो है लगभग 40 से 45 क्विंटल ले सकते हैं अगर अच्छी क्रॉप की मैनेजमेंट की जा रही है। तो इस तरह से कुकुम्बर की एक हेल्दी क्रॉप को लिया जा सकता है। फ्रूट डेवलपमेंट यानी कि फ्रूट कब डेवलप होगा कुकुम्बर की वाइन पे, तो फ्रूट जो होगा वो हर एक नोड पे फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, यानी कि एक से ज़्यादा फ्रूट भी डेवलप हो सकता है बट एक नोड पे, और मल्टीपल फ्रूट क्लस्टर्स एक सिंगल फ्रूट में। इसे हम विगरस ग्रोथ हैबिट कहते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर बात की जाए। जितने भी डिस्टॉर्टेड फ्रूट्स यानी कि जो फ्रूट्स जिनका शेप जो है अच्छी नहीं होगी उन्हें जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाएगा, जिसे कि फ्रूट पिंचिंग कहते हैं। देन जो ज़्यादा ग्रोथ होती है वो फ्रूट की वो लगभग 6 से 14 दिन बाद होती है एंथसिस के, यानी कि जब फर्स्ट फ्लावरिंग होती है उसके लगभग 6 से 14 दिन बाद अच्छी और लग्जूरियस फ्रूट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रूट की लेंथ कब मेंटेन होगी, वो कि 14 दिन के बाद पॉलिनेशन के, या फिर 6 से 14 दिन एंथसिस के बाद उसके अगले 14 दिन तक फ्रूट की लेंथ एक अच्छी लेंथ बनेगी, फ्रूट का साइज़ ऑप्टिमम साइज़ रिटेन रहेगा जो कि कमर्शियली एक्सेप्टेड रहता है। देन हार्वेस्टिंग, जितने भी गायनोशियस कुकुम्बर होते हैं यूजुअली वो लगभग 30 से 40 दिनों के ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 40 दिन बाद हार्वेस्ट किए जा सकते हैं, और जो फ्रूट्स का शेप है वो सिलेंड्रिकल और अट्रैक्टिव फ्रूट होते हैं। हार्वेस्टिंग की जो स्टेज है वो लगभग 10 से 14 दिन के बाद, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फ्लावरिंग की, और 40 से 45 क्विंटल्स कुकुम्बर को गेन कर सकते हैं 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में। किस तरह से हार्वेस्टिंग की जाए, हार्वेस्टिंग के लिए कुकुम्बर को कटिंग नहीं करनी है, पुलिंग नहीं करनी है कि इसकी जो स्टेम है उसे खींचा जाए, वहाँ से खींचा जाए, बटकी से कट किया जाए वाइन से प्रॉपरली, क्योंकि पुलिंग करने से या फिर एंकिंग से जो वाइन है वो डैमेज हो सकती है। देन यहाँ पर कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग से बताया गया है कि कैसे पता चलेगा कि कुकुम्बर जो है हार्वेस्टिंग स्टेज पे है।
So do not allow the cucumbers to turn yellow or yellow fruit are overly mature. So yellow fruit को हार्वेस्ट नहीं करेंगे. So seeds, ये जो प्लांट जहाँ पर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो प्लेसेंटा है जहाँ पर सीड डेवलप है, बाहर की जो लेयर है रिंड, जिसे कि हम फ्रूट का जो छिलका के नाम से भी जानते हैं, देन कुकुम्बर जिसे कि पैपो फ्रूट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कुकुम्बर का जो फ्रूट है उसे पैपो कहा जाता है बोटैनिकली. सो यहाँ पर कुकुम्बर की ग्रेडिंग की गई है, किस तरह से प्रॉपर एक साइज़ के अकॉर्डिंगली कुकुम्बर को ग्रेड किया गया है. सो हार्वेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कुकुम्बर में, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में अगर हार्वेस्टिंग लेनी है तो लगभग एक हफ्ते में हम 3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप होते रहेंगे और एक हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी स्टेज पे रहेंगे लगभग 10 से 14 दिन के जो एंथसिस रहती है उसके बाद. तो इस तरह से एक कुकुम्बर की क्रॉप में जो है वो हार्वेस्टिंग की जा सकती है. सो स्टोरेज नेक्स्ट आता है कि कैसे कुकुम्बर को स्टोर किया जाए फॉर लॉन्ग रन के लिए. एक प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक के जो कंटेनर्स रहते हैं जहाँ पर फ्रूट्स को डैमेज ना हो और ब्रूजिंग ना हो, तो वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है. क्रेट्स में भी इवन कुकुम्बर को स्टोर किया जा सकता है. तो कुकुम्बर को जो हार्वेस्ट करेंगे वो जनरली हम अर्ली मॉर्निंग में करेंगे एंड देन जो जब डायरेक्ट सनलाइट होगी उस टाइम हमने हार्वेस्टिंग नहीं करनी है और मैनुअली ही हार्वेस्टिंग की जा सकती है फ्रूट्स की विदाउट क्लिपिंग और इवन द स्लाइड ट्विस्ट मोशन जिसे हम कहते हैं. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेट्स में और एक पॉलीथीन के पैकेट्स में कुकुम्बर की जो ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली पैकेजिंग की गई है, स्टोरेज की गई है. देन सीज़र या फिर नाइफ़ के साथ हमने जनरली अवॉइड करना है क्योंकि उसके साथ प्लांट्स को या फ्रूट्स को इंजरी हो सकती है. सो एक प्रॉपर हार्वेस्टिंग के लिए साइज, शेप और कलर इम्पॉर्टेंट है. तो जितने भी कुकुम्बर ग्रोअर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो किस वक्त, एक तो मार्केट के अकॉर्डिंगली ही हार्वेस्टिंग पे जाए, दूसरा शेप और साइज़ या फिर कलर को देख के ही कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग की जाए. एक प्रॉपर लेंथ पे, जैसे कि हम ग्रेडिंग का नाम कहते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट के अनुसार कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग की जाए और जितने भी रैपिंग्स होती हैं जिससे मॉइस्चर लॉस नहीं होता ताकि शेल्फ लाइफ को मेंटेन कर सके, उसी तरह से कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग की जाए. नेक्स्ट बात आती है कि कितना टेम्परेचर रहना चाहिए. अगर हमें फ्रूट्स को स्टोर करना है तो लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कुकुम्बर को 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं. क्योंकि अगर ज़्यादा इथिलीन की जो प्रोडक्शन हो रही है तो इसकी वजह से कुकुम्बर जो है वो ख़राब हो सकती है, रॉटिंग हो सकती है कुकुम्बर में, जस्ट लाइक एप्पल और टोमेटो. देन नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन. प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, डिजीज़ का अटैक है, वो कैसे अवॉइड किया जाए कुकुम्बर की क्रॉप में. सो इसके लिए हम एंटीवायरस नायलॉन नेट का यूज़ कर सकते हैं. देन डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं और सॉइल स्टरलाइजेशन, सैनिटेशन और कुछ सूटेबल फंजीसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं कुकुम्बर में कौन सी प्रॉब्लम्स रहती हैं मोस्टली जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड हैं. फर्स्ट वन है कुकुम्बर बीटल, जैसे कि वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसके कंट्रोल के लिए सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए. देन डाउनी मिल्ड्यू. डाउनी मिल्ड्यू में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेल ग्रीन कलर के और पैचेस के फॉर्म में सिम्टम्स नज़र आएंगे लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे. देन जो स्पॉट्स रहेंगे जिसे कि हम एंगुलर और येलो कलर के स्पॉट्स रहेंगे, यहाँ पर येलो कलर के एंगुलर स्पॉट्स होंगे लीफ के सरफेस के ऊपर और लोअर सरफेस के ऊपर जो है एक डाउनी पर्पल कलर की ग्रोथ देखने को, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के पर्पल कलर की ग्रोथ. देन जो इन्फेक्टेड प्लांट्स रहते हैं जितने भी डाउनी मिल्ड्यू से वो विल्टिंग की तरफ जा सकते हैं. तो इस तरह से अगर कुकुम्बर की क्रॉप में ग्रीन हाउस के अंदर बीमारी आती है, डाउनी मिल्ड्यू जिसे कह रहे हैं, तो उससे क्रॉप को सेव करना है तो
मैनकोजेब से स्प्रेइंग कर सकते हैं या फिर रिडोमिल MZ से। अगर मैनकोजेब का स्प्रे करना है तो लगभग 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करेंगे और अवॉइड करेंगे ग्रीन हाउस में ज़्यादा ह्यूमिडिटी को, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ज़्यादा प्रोलिफरेट हो सकती है। जनरली डाउनी मिल्ड्यू जो है वो रेनी और ऑटम सीजन में ही क्रॉप को इफ़ेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में जो फंगस है वो पैचेस के फॉर्म में, जहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पाउडर लाइक सिम्टम्स, पाउडरी पैचेस देखने को मिलेंगे। देन जो टेम्परेचर रहता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस डिजीज़ की डेवलपमेंट के लिए। तो पाउडरी मिल्ड्यू जब भी क्रॉप में देखने को मिलेगी तो उससे फ्रूट्स की जो क्वालिटी होगी, फ्लेवर होगा, वो इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हमें क्रॉप को सेव करना है तो ट्राई एडिमेफोन और बिटरनेटोल और डाइनोकैप के नाम से जिसे जाना जाता है, उससे क्रॉप को सेव कर सकते हैं। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डेसा, एलामीर, टेनो, लेलास, प्रादा, जीनियो, नंबर 12, इस तरह की वैरायटीज़ को ग्रो किया जा सकता है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस हैं फॉर कुकुम्बर के क्रॉप के लिए। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि मार्केट में आपको पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंस मिलेगी। देन नेक्स्ट आती है एंथ्राकोनोज। एंथ्राकोनोज में जो सिम्टम्स होंगे वो लीव्स और फ्रूट दोनों के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो जो सिम्टम्स रहेंगे लीफ के ऊपर वाटर सोक्ड सिम्टम्स रहेंगे। देन इस तरह के जो स्पॉट्स होंगे वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, सर्कुलर, संकन, और जो बॉर्डर का एरिया होगा वहाँ पर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। एंड देन जो फंगस रहता है एंथ्राकोनोज के लिए वो सीड और सॉइल बॉर्न दोनों हो सकता है, और जो डिजीज़ की डेवलपमेंट है वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो इस तरह से डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो थीरम और कैप्टान इम्पॉर्टेंट फंजीसाइड्स हैं, उन्हें स्प्रे कर सकते हैं एक हेल्दी सीड क्रॉप के लिए, एक हेल्दी सीड्स के ऊपर। देन यहाँ पर आप एंथ्राकोनोज से रिलेटेड सिम्टम्स देख सकते हैं लीफ के ऊपर। देन नेक्स्ट आता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक सीरियस पेस्ट है वेंटिलेटेड, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में। तो वाइट फ्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो येलो स्टिकी ट्रैप्स को हम इंश्योर करेंगे कि पूरे पॉली हाउस में लगभग 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे डिस्टेंस पे हम इस तरह के ट्रैप्स को इंस्टॉल करें और बोवेरिया का स्प्रे करें ताकि वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्टिव ना हो। देन किसी भी वाइट फ्लाई की एंट्री को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो इंश्योर करें कि पॉली हाउस में डबल डोर सिस्टम हो। और वाइट फ्लाई को अगर इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल करना है अंडर द वर्स्ट सिचुएशन तो इमेडाक्लोप्रिड जो कि 0.007%। देन न्यूवॉन जो है डाइकोलोवॉस है जिससे कि 0.008% पे हमें मिलता है मार्केट से। सो इसे हम यूज़ कर सकते हैं 10 दिन के इंटरवल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाइट फ्लाई है जो कि प्लांट की जो सैप है उसे यूज़ करके फोटोसिंथेसिस को कम कर देती है। देन माइट्स जो हैं एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है जो कि प्लांट की सैप पे फीड करता है। सैप मतलब कि जो प्लांट का नरिशमेंट का मटेरियल होता है जहाँ से प्लांट अपना फोटोसिंथेट्स बनाते हैं। तो माइट्स जनरली लीव्स के नीचे वाले हिस्से पे आपको देखने को मिलेंगे। तो माइट्स जो हैं वो जनरली उनमें 8 लेग्स होती हैं एक्सेप्ट लार्वा। जो लार्वा रहता है उसमें 6 लेग्स रहती हैं। तो इस तरह से जो डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फ और अडल्ट दोनों रहते हैं जो कि प्लांट की सेल को पियर्स करेंगे और जो अपना स्टाइलेट रहता है जो कि उसका माउथ पार्ट है उससे सेल मटेरियल सैप के ऊपर फीड करेंगे, उससे सक करेंगे। देन जैसे ही जो माइट्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी तो वो सरफेस के ऊपर वाले हिस्से पे मूव करेंगे, जो प्लांट्स का या जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा रहेगा। और जैसे माइट्स की जो प्रॉब्लम है वो कब ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ड्राई कंडीशंस रहती हैं। तो इरिगेशन यानी कि इरिगेशन एक प्रॉपर इरिगेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माइट्स से अगर क्रॉप को सेव करना है तो डाइकोफोल जो कि 0.005
% से मार्केट में अवेलेबल होता है, या मैलाथियन जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं माइट्स को। और हमें इंश्योर करना है कि जो लोअर साइड है लीफ की, वहाँ पर स्प्रे ज़रूर हो, ताकि जो माइट्स हैं वो ऊपर वाले लीफ के ऊपर वाले हिस्से में ना आए। सो इस तरह से माइट्स से हम क्रॉप को सेव कर सकते हैं। देन रूट नॉट निमाटोड। रूट नॉट निमाटोड एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की रूट्स पे फीड करेगा। यानी कि रूट्स पे जब आप किसी भी एक अनहेल्दी प्लांट्स को अपरूट करेंगे तो वहाँ पर एक गॉल्स की फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी रूट्स रहेंगी। तो उन रूट्स पे रूट नॉट निमाटोड जो कि मिलाइटोगोना इनकॉग्नेटा और बहुत सारी स्पीशीज हैं मिलाइटोगाइनी की, उससे होता है। तो वो जो निमाटोड है वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा डे टाइम में, जिसकी वजह से विल्टिंग और स्टंटिंग जैसी ग्रोथ हैबिट प्लांट में रहेगी। सो बहुत सारे सॉइल अमेंडमेंट्स हैं लाइक ऑयल सीड केक्स, जिससे कि निमाटोड की पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन, जैसे कि हम स्टीम स्टरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो सॉइल है पॉली हाउस के अंदर की उसे हम प्रॉपरली स्टरलाइज करें और ग्रोइंग मीडियम जो है वो अल्टरनेटिवली यूज़ करें। नेक्स्ट आता है कि कार्बोफ्यूरोन के ग्रैन्यूल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 3 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ निमाटोड। एंड वी हैव टू वेट फॉर द पीरियड ऑफ लगभग 45 दिनों तक ये जो प्रैक्टिस है उसे फॉलो किया जाए। सो इस तरह से निमाटोड की वजह से एक अनहेल्दी प्लांट्स देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉल्स की फॉर्मेशन जहाँ पर निमाटोड फीड कर रहा है। देन एफिड्स जो हैं क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं बाय फीडिंग ऑन द फ्लोएम जहाँ पर जो प्लांट जो है वो अपना फूड मटेरियल सप्लाई करता है, तो फ्लोएम को इफेक्ट करेंगे एफिड्स और प्लांट की सैप के ऊपर फीड करेंगे, जिससे ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो एफिड्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? एफिड्स की वजह से लीव्स के ऊपर एक हनी ड्यू की सिक्रेशन होगी, जैसे कि एक सूटी मोल्ड की, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट में कम हो जाएगी। एफिड बहुत सारी बीमारियों का एक वेक्टर है ट्रांसमिशन के लिए। सो एफिड की कंट्रोल के लिए कॉनिफा डोर को यूज़ कर सकते हैं, या पॉलीहाउस की सैनिटेशन एक इम्पॉर्टेंट अल्टरनेट है। और वीड्स को, जो भी एफिड्स हैं वो वीड्स के थ्रू ही प्रोलिफरेट करते हैं, तो वीड्स को रिमूव किया जाए। नियर बाय आपका जो पॉली हाउस रहता है, और डबल डोर सिस्टम होना चाहिए। और डोर को जब भी आप अंदर जाएं या बाहर की तरफ निकलें पॉली हाउस से, तो डोर्स को प्रॉपरली क्लोज करें। और जितना भी जो माइग्रेशन है पेस्ट का, वो पॉली हाउस के इनसाइड से जनरली जो पॉली हाउस का अंदर का साइड रहता है वहाँ से होना उसका संभव है। तो माइग्रेशन ऑफ पेस्ट इनसाइड द पॉली हाउस अगर अवॉइड करनी है तो डोर्स को प्रॉपरली क्लोज करना है। और जितने भी अनवांटेड क्रिविसेस हैं, यानी कि अगर कहीं से भी पॉली हाउस फटा है तो वहाँ से उसे प्रॉपरली इंश्योर करेंगे कि उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, और उसे या फिर उसमें कुछ टेप वगैरह का यूज़ किया जाए। सो इस तरह से सूटी मोल्ड की जो प्रॉब्लम है, एफिड की वजह से एक हनी ड्यू सिक्रेशन देखने को मिलेगी जो कि प्लांट की सैप पे फीड करेगा। सो इस तरह से कुकुम्बर की एक हेल्दी क्रॉप हम ले सकते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। अगर इस तरह की बीमारियों से सेव करना है तो जितने भी मैंने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बताई उन्हें फॉलो किया जाए। थैंक यू एवरीवन।